मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 जनवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे विथ डिटेल के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा केरल, डी केरल। ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना केरल में की जाएगी। ग्राफीन क्या होता है? तो ग्रेफाइट की एक पतली परत होती है जिसे ग्राफीन कहा जाता है। ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है? तो कार्बन का ये अप्रूप होता है। ग्राफीन विश्व की सबसे मजबूत पदार्थों में से एक है, या ये कहा जाए कि सबसे मजबूत पदार्थ है विश्व का। कौन सा? ग्राफीन। कहाँ खुल रहा है केंद्र? तो याद रखिएगा, केरल में खोला जा रहा है ग्राफीन नवाचार केंद्र। और ग्राफीन क्या होता है? ग्रेफाइट की एक परत होती है जिसे ग्राफीन कहा जाता है। मेडिकल डिवाइस पार्क, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ? केरला में। कथकली और मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस का संबंध किस राज्य से है? तो केरला से है। किससे है? केरला से है। कोरोमंडल तट और मालाबार तट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। देखिए, ये वाला जो तट है ये तमिलनाडु तट है। इसे की क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्लियर? कोरोमंडल सीमेंट सुना होगा आपने, है ना। कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहा जाता है। और यहाँ जो केरल वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। अब आती है मोनोजाइट रेत। ओके, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मालाबार तट में पाई जाती है। ये मोनोजाइट रेत मालाबार तट पे ही पाई जाती है और एग्जाम में पूछा गया है कि मोनोजाइट से कौन सा खनिज प्राप्त होता है यहाँ से। तो याद रखिएगा, इस मोनोजाइट में थोरियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? थोरियम। क्या प्राप्त होता है? थोरियम हमें प्राप्त होता है मोनोजाइट रेत से। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का एक प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुखरी को किसे सौंपा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा दीव को। दीव केंद्र शासित जो प्रदेश है इसे सौंपा गया है। 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुखरी को द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। आईएनएस खुखरी को 1989 में कमीशन किया गया था तथा 2021 में से डी कमीशन या सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। द्वीप के द्वारा आईएनएस खुखरी को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, खुखरी मेमोरियल के रूप में। ज्ञात है कि एक और खुखरी नामक अपना जहाज था, ओके, आईएनएस खुखरी नामक। तो ये 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें ये गुम हो गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला स्वदेशी विमान है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत का। कौन सा? आईएनएस विक्रांत, है ना। याद रखिएगा, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है हमारा? आईएनएस विक्रांत है। कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। समुद्री साझेदारी, ये किस किस के बीच में हुआ अभ्यास? जापान और भारत के बीच में हुआ। कौन सा? समुद्री साझेदारी। इसमें भारत की तरफ से किस किस ने भाग लिया था? तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस शिवालिक ने और आईएनएस कदमक ने। आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमक ने। ओके, आईएनएस राजपूत चर्चा में था। आईएनएस राजपूत को सेना में शामिल किया गया है। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। कहाँ से शामिल हुआ है ये? विशाखापट्टनम से नौसेना में शामिल हुआ है। क्या? आईएनएस राजपूत। ओके, और हमने न्यूज में पढ़ा था राजपूत श्रेणी की आईएनएस जो रणवीर है, इसमें क्या हो गया था? विस्फोट हो गया था जिसमें हमारे 3 जवान क्या हो गए थे? मारे गए थे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, आईएनएस रणवीर। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा दुग्ध गांव किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जेरी गांव को दुग्ध गांव घोषित किया गया है। यहाँ स्थापित डेयरी इकाइयों के द्वारा दुग्ध क्षेत्र को वित्त पोषित किया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में इस गांव में वृद्धि हो रही है। डेयरी इकाइयों के माध्यम से दूध से
मक्खन, पनीर, दूध की कूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिएगा। वियान गांव ये जम्मू कश्मीर का ही है। जम्मू कश्मीर का पहला गांव है जहां 100% कोविड-19 वैक्सीकरण किया गया। ये भी देश का पहला गांव बना था। ओके, राज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। राज्य सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। देखिए, पूरे देश के लिए, देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, लेकिन जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य होगा जिसका खुद का गुड गवर्नेंस इंडेक्स सेपरेटली लॉन्च हुआ करेगा राज्य स्तर पर। ओके, इसमें जिलों को रैंकिंग दी जाएगी। श्वेत क्रांति, दुग्ध की बात आई तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ओके, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। ओके, कौन थे दुग्ध क्रांति के जनक? कौन है हमारे देश में? वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन है? वर्गीस कुरियन। ओके, वर्गीस कुरियन का नाम आप याद रखेंगे। इनका जो जन्मदिन है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर। ओके, वर्गीस कुरियन का जो जन्मदिन है 26 नवंबर को देश में किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में, नेशनल मिल्क डे। आपसे पूछे अगर कोई कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे? 1 जून को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक, कवर नहीं है ये, कवक की 2 प्रजातियों की पहचान राज्यों में की गई है? किस राज्य में हुई है? तो राइट आंसर होगा केरल। किसमें हुई है? केरल में। केरल में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। यह दोनों प्रजातियां नारियल की जड़ों, बेस रूट में पाई जाती हैं। कवक की जो प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? नारियल की जड़ों में। नारियल की जड़ को गनोडर्मा कहा जाता है, इसीलिए इन्हें जीनस गनोडर्मा कहा गया है। इसलिए इन कवक का नाम जीनस गनोडर्मा के नाम पर रखा गया है। ओके, कौन कौन से मिले हैं 2 कवक? तो गनोडर्मा केरलेंस, केरल के नाम पर ही पड़ गया, गनोडर्मा केरलेंस, और गनोडर्मा पैसुडोप्लानाटेनम। ठीक है, पैसुडोप्लानाटेनम याद रखिएगा। क्लेरेंस और पैसुडोप्लानाटेनम, गनोडर्मा क्लेरेंस, गनोडर्मा पैसुडोप्लानाटेनम, ये दोनों कवक हमें मिले हैं। कहाँ? केरल में। अब देखो, ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा नाम सुना था आपने समाचारों में, तो इसे क्या कहते हैं? म्यूकोमाइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस। ब्लैक फंगस को क्या कहते हैं? म्यूकर माइकोसिस। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। जी के ज्ञान देखते हैं। पैलियंटोलॉजी किसे कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को। पैलियंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को। ऑन्कोलॉजी कैंसर में भी कौन सा? ब्लड कैंसर। ओके, याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी ब्लड कैंसर के अध्ययन को। और देखिए, अब केरल की बात कर रहे हैं हम, तो हमने केरल में भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, देश की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ पर? केरल के कोच्चि में शुरू हुई थी ना। बोट देखी थी आपने? ओके, वो फेरी जो देखी थी, उस बोट को कितने 750 करोड़ की लागत से बनाया गया। वो फुल एसी होगा, 50 लोग बैठ सकते हैं उसमें। और यहाँ पर क्या है, आपको टोटल वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। 750 करोड़ की एक जो वो थी वाटर मेट्रो सर्विस, वो इसमें प्रदान की जा रही है। कहाँ पर? कोच्चि में। तो पूछा जा सकता है देश का पहला शहर जो जल मेट्रो सेवा से जुड़ा है, तो केरल का कोच्चि जुड़ा है। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2022 को जारी की गई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसे इंग्लिश में कहेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत की रैंक क्या रही? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी 85। क्या रही? 85। यहाँ पहले देखते हैं जो उनकी जो देश हैं जिनकी रैंक सबसे नीचे है। ठीक है, अफगानिस्तान 174, 100 में से 16 अंक मिले हैं। नॉर्थ कोरिया 175, यमन 176, वेनेजुएला 177। यमन को याद रखिए, यहाँ का कौन सा? हुती विद्रोही है ना, जिसने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया था।
सोमालिया 178, सीरिया 179, साउथ सूडान 180। सबसे निचली पायदान पर कौन है? साउथ सूडान है। ओके, कितने देशों में? 180वीं रैंक, 180 देश हैं टोटल। 180वीं रैंक किसकी है? साउथ सूडान की। भारत की क्या है? 85। याद रखिएगा, भारत के साथ जो मालदीव है, कौन? मालदीव द्वीपीय देश, ये भारत के साथ ही एक रैंक साझा करता है। इसकी भी रैंक क्या है? 85 है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 85 रही है। जर्मनी स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा कौन जारी करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ है? बर्लिन में। कहाँ है? बर्लिन में। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। सार्वजनिक स्तर पर भ्रष्टाचार का आकलन करती है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान भ्रष्टाचार में क्या हुई है भाई? बढ़ोतरी देखी गई है सभी देशों में। ओवरऑल पूरे विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार क्या हुआ है? बढ़ा है। भारत को वर्ष 2020 में 40 अंकों के साथ 86 रैंक मिली थी। ठीक है, और वर्तमान में जो आया है 2021 वाला, इसमें भी हमें 40 अंक मिले हैं और रैंक क्या हुई है? एक स्थान सुधरी है, 85वीं है। कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश में हमारी रैंक 85 होना कोई अच्छी बात नहीं है। कुल 180 देशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। लास्ट 180 पे कौन रहा? साउथ सूडान। हमारी रैंक क्या है? 85। ये तीनों पॉइंट तो आपको याद रखना है। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ है हेडक्वार्टर? जर्मनी के बर्लिन में। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश की रैंक क्या रही? तो 140 रही। अमेरिका की क्या रही? 27 रही। रूस की रैंक इसमें आपको चौंका देगी, 136 रही है। 180 देशों में 136 रैंक किसकी है? रूस की है। और ब्रिटेन इसमें 11वीं पोजीशन पर है। जीके ज्ञान देख लेते हैं फटाफट। एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट। ये जो लोवी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। ये एशियाई क्षेत्र में कौन सा देश कितना प्रभावशाली है उसको नजर रखते हुए ये लिस्ट जारी करता है। पहले नंबर पर कौन है एशिया पावर इंडेक्स में? यूएसए है। ठीक है, दूसरे पर कौन आता है? चाइना आता है। तीसरे पर कौन है? जापान। और भारत क्या है इसमें? चौथे स्थान पर। याद रखिएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4th है। भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम कब लाया गया था हमारे देश में? 1986 में। कब लाया गया था? 1986 में। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत पहले लोकपाल कौन बने हमारे देश के? पिनाकी चंद्र घोष बने। कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष बने हैं, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुरेश एन सिंह है। कौन है? सुरेश एन सिंह है। याद रखिएगा। संथानम समिति 1964 में क्यों गठित हुई थी? सीवीसी की स्थापना के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी अनुशंसा पर, किस समिति की अनुशंसा पर बना है? तो याद रखिए संतानम समिति। कब आई? 1964। वर्तमान सीवीसी कौन है? सुरेश एन सिंह है। कौन है? सुरेश एन सिंह है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन निम्न में से किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, पुष्प कुमार जोशी को। कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। अब देखो, यहाँ आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है या नहीं? तो है। ओके, है। कितनी कंपनी है वर्तमान में महारत्न? 11 कंपनी है। दूसरा नाम देखते हैं अलका मित्तल। ये क्यों है चर्चा में? ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन अलका मित्तल। ओएनजीसी है एक महारत्न? तो हाँ है। ओके, कल्याण सिंह ये क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड है। ओके, टोटल कितनी है? 11 है। अब आपको 3 तो चर्चा में आ गई हैं, एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, एक ओएनजीसी और एक एचपीसीएल। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको 3 महारत्न कंपनी दे देंगे, एक महारत्न नहीं रहेगी। पूछा जाएगा कौन सी महारत्न नहीं है। तो जो चर्चा में रहती हैं उनसे आने के क्वेश्चन ज्यादा संभावना होती है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं जीके ज्ञान।
विनय कुमार त्रिपाठी कौन है भाई? तो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। कौन? रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। इन्हीं से मिलता जुलता नाम है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? खादी एवं ग्राम उद्योग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। दिलीप सिंघानी नाम याद रखिएगा, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं दिलीप सिंघानी। ओके, और इफ्को विश्व का पहला संगठन बना है जिसने नैनो यूरिया तैयार किया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने तैयार किया है? इफ्को ने। कौन है इसके अध्यक्ष? दिलीप सिंघानी। ओके, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया? 29 बच्चों को। कितने बच्चों को? 29 बच्चों को दिया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के समय। इसे किसने बनाया? IIT कानपुर ने। किसने बनाया? IIT कानपुर ने बनाया। क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके सारे रिकॉर्ड, सारे सर्टिफिकेट क्या होंगे? ऑनलाइन स्टोर होंगे। और पहली बार इन जो विजेता हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बच्चे, इन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किसने बनाया? IIT कानपुर ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2022 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं किया गया पूछ रहे हैं आपसे। तो गुलाम नबी आजाद, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा क्योंकि इन्हें पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया है। ओके, विभूषण किस किस को दिया गया? चलिए तो जान लेते हैं आगे किस किस को मिला है। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से 4 व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया। प्रभा आत्रे, कला महाराष्ट्र, कल्याण सिंह, लोक सेवा उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत, लोक सेवा उत्तराखंड, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश। कुल 128 पद्म अवार्ड दिए गए जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पद्म भूषण जरूर देखेंगे 17, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और 4 तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। ये काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को जहां आप सोते हैं वहां सामने लगा लीजिए। 7 से 8 दिन आप इसको रोज टैली करिए, रोज पढ़िए सुबह उठकर, तो ये आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, गुलाम नबी आजाद, ये इन पर थोड़ा सा बवाल भी हो रहा है ना। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पब्लिक अफेयर्स में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। विक्टर बनर्जी कलाकार हैं। ये भारतीय भाषाओं की फिल्में, बंगाली, असमी, हिंदी, अंग्रेजी, यूरोपीय फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया। पश्चिम बंगाल से इन्हें मिला है पद्म भूषण। गुरमीत बाबा कला लोक गायिका हैं ये, है ना, लोक गायिका है पंजाब की, निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के 11 वर्षों तक 2001 से 2011 तक 2000 से 2011 तक क्या रहे? पश्चिम बंगाल के CM रहे हैं। और इनके परिवार ने हाँ कर दी थी, लेकिन इन्होंने बाद में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। तो ये भी चर्चा में थे, ये भी पूछे जा सकते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा के चेयरपर्सन हैं ये। ओके, पहली बार कोई मराठी व्यक्ति टाटा का चेयरपर्सन बना है। अदरवाइज जितने भी टाटा कंपनी के चेयरमैन बनते थे वो कौन बनते थे? पारसी बनते थे। तो ये कहाँ से? महाराष्ट्र से। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में इन्हें मिला है पद्म भूषण। कृष्णा इल्ला, सुचित्रा इल्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जो भारत बायोटेक है, आपने इसका नाम सुना होगा, भारत बायोटेक कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। कौन सी? कोविशील्ड। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, याद रखिएगा। माधुरी जाफरी पाक कला, खाने की कला में इन्होंने भारतीय व्यंजन को विश्व में एक ख्याति दिलवाई है। बुक्स भी छपी है इनकी। कहाँ की हैं ये? USA की। देवेंद्र झाझरिया खेल से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से। राशिद खान, ये जब भी मेट मूवी है, हम दिल दे चुके सनम, ये जो फिल्में हैं इनमें इन्होंने संगीत दिया है। ओके, कला गायक हैं ये, उत्तर प्रदेश से हैं राशिद खान। राजीव महर्षि सिविल सर्विस से हैं, राजस्थान से, इन्हें भी मिला है पद्म भूषण। फिर हम देखते हैं सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इनका भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कि भाई इन्होंने देश के लिए क्या किया। दोनों USA बेस्ड है। ओके, इन्हें भी मिला है पद्म भूषण। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और सुंदर पिचाई अल्फाबेट के CEO हैं। साइरस पूनावाला, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम में पूछा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, तो इन्हें भी दिया गया है। महाराष्ट्र से हैं ये, पद्म भूषण अवार्ड।
संजय राजाराम, साइंस और इंजीनियरिंग में एक अकेला मिला है, पूछने के चांसेस हैं। पद्म भूषण मिला है, मैक्सिको के थे, इनका निधन हो चुका है। फिर ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है, प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद, वशिष्ठ त्रिपाठी, तीनों को एक ही फील्ड में मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन। प्रतिभा रे ओडिशी भाषा की कलाकार हैं, स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से हैं, ये लेखक हैं, और वशिष्ठ ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये भी लेखक हैं। तो ये पूरे पद्म भूषण हैं। और पद्मश्री की लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ दी गई है, वहां पर आप जाकर उसे देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको क्विज भी मिलेगा और सभी वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, मतलब सभी इंफॉर्मेशन आपको उस चैनल पे मिलेगी। देखते हैं आज का जीके ज्ञान। दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा कौन है भाई? तो दया प्रकाश जो सिन्हा है, इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में देते हैं? याद रखिए 24 भाषाओं में देते हैं। दया प्रकाश सिन्हा को किस वर्ष का मिला है? 2021 का मिला है। किस रचना के लिए मिला है? सम्राट अशोक के लिए मिला है। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। ये क्या है सम्राट अशोक? नाटक है। क्या है? नाटक है। दया प्रकाश सिन्हा ये पूर्व क्या है? आईएएस अधिकारी हैं। ओके, और इस नाटक में इन्होंने अशोक की तुलना किससे की है? अकबर, औरंगजेब से की है। किससे की है? औरंगजेब से की है, और इसलिए इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, और ये भी मना किया सरकार से कि इन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। अब देखो चर्चा में आ गए हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक लिखा और इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। कितनी भाषाओं में देते हैं? 24 में। फिर है दामोदर मोजा। क्या है? दामोदर मोजा। दामोदर जो मोजा हैं ये कोंकणी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? कोंकणी भाषा के लेखक हैं। याद रखिएगा कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में। इन्हें मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी होती है? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए 23 भाषाएं। और 56वां किससे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 56वां भी याद रखिएगा आप लोग, नीलमणि फूपरण को मिला था। नीलमणि फूपरण ये किस भाषा के हैं? तो असमिया भाषा के। किसके हैं? असमिया भाषा के लेखक है नीलमणि फूपरण। प्रोफेसर विनोद शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, भूलिएगा मत। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता। 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 के औसत से 1 शतक 5 अर्धशतकों के साथ इन्होंने कुल 855 रन बनाए। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर मेल का खिताब पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने जीता है। ओके, इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं कौन? पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? दुबई में मिलेगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। आपने ऑप्शन में एक नाम देखा, सैफाली वर्मा। क्या नाम है? सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा सबसे कम उम्र की क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली पहली महिला हैं। ओके, ओडीआई, T20 और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली कौन है? सैफाली वर्मा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कब मनाते हैं भाई राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को। किसका जन्मदिन? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। मेजर ध्यानचंद। और इनके नाम पर अभी क्या परिवर्तन हुआ? 1991-92 में शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसकी विजेता को कितने लाख रुपए मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा 2022 में। जो नीरज चोपड़ा हैं ये भाला फेंक जेवलिन थ्रोअर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ओके, 87.86 मीटर इन्होंने क्या फेंका था? भाला फेंका था। और इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। माइंड मास्टर
ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं? ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से होता है? तो वही याद रखिए, शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं इनके कुछ इवेंट होते हैं, उन इवेंट को पूरा करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। भारत में अब तक 74 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। ओके, विश्वनाथ आनंद ही पहले व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में सम्मानित किया गया था। अवनी लेखरा अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ओके, इस बार सरकार के द्वारा 2021 में। और अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 2 पुरस्कार जीते थे। कौन कौन से? 2 पदक जीते थे। एक जीता था आपका कौन सा? एक पदक इन्होंने जीता था आपका स्वर्ण पदक निशानेबाजी में, और एक जीता था इन्होंने आपका कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, अवनी लेखरा निशानेबाजी। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा अपनी नई ऊर्जा की नीति जारी की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पहले नाम आया हिमाचल प्रदेश, तो हमें राज्यों की लोकेशन याद करनी है। डेली में आपको एक राज्य जो भी आया करेगा उसके बारे में जो उसकी सीमाएं लग रही है वो हम डेली देखा करेंगे, इससे हमें याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पिंक कलर में आपको क्या दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश। सीमा किससे लग रही? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और यहाँ चीन से। ठीक है, तो 5 राज्यों से किसकी सीमा लग रही है? हिमाचल प्रदेश की। तो याद रखें हिमाचल प्रदेश के पड़ोसियों को। कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी नई ऊर्जा नीति जारी की। इस ऊर्जा नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश अपना विद्युत उत्पादन 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अतिरिक्त 10,000 मेगावाट जो उत्पादन होगा बिजली का, ये वाटर बैटरीज के माध्यम से किया जाएगा। 2030 तक कुल बिजली उत्पादन 22,948 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। अब ये जो 22,948 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ये वर्तमान उत्पादन और भविष्य के उत्पादन दोनों को मिलाकर 2030 तक कितना करना है? 22,948। इसके अंतर्गत सभी प्रकार से जो बिजली उत्पादित हो रही है उसको शामिल किया जाएगा। ओके, तो इसमें हाइड्रो विद्युत उत्पादन, सोलर विद्युत उत्पादन, कोल विद्युत उत्पादन सब शामिल है। क्लियर? अब बताइए सीएम कौन है भाई हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर? केन बेतवा लिंक परियोजना किस किस के मध्य है? यूपी एमपी के मध्य है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? अमृत क्रांति से संबंधित है। किससे है? अमृत क्रांति से। आदि बद्रीनाथ बांध किन किन राज्यों के मध्य? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दोनों राज्यों ने समझौता किया है। किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? सरस्वती नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ओके, सरस्वती नदी को संरक्षण दिया जाएगा आदि बद्रीनाथ बांध के द्वारा। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, किस राज्य में है? तेलंगाना में। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं ये श्रीशैलम, नागार्जुन और केन बेतवा, तो पूछा ही जाएगा आपसे। 25 जनवरी 2022 को किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई? राइट आंसर होगा हमारा ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व की आर्थिक वृद्धि दर के साथ ही भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया उसकी वजह से विश्व की आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार विश्व की वैश्विक वृद्धि दर 2021 में 5.9% जबकि 2022 में 4.4% रहने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की वृद्धि दर जो है 2021-22 में कितनी रहने वाली है? 9% रहने वाली है। याद रखिएगा। आईएमएफ का 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंडोरा बना है। कौन सा बना है? अंडोरा। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विशेष आरोहण अधिकार। विशेष आरोहण अधिकार। ठीक है, ये कहाँ चलती है मुद्रा? आईएमएफ में चलती है। जिस देश के पास जितना एसडीआर होता है वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली, उतना ज़्यादा क्या बोलेंगे से अपना परसेंटेज रखता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। गीता गोपीनाथ पहली
फर्स्ट डिप्टी मैनेजर बनी है किसकी, आपकी उप प्रबंधक बनी है IMF में, ठीक है। पहली 5 उप प्रबंधक होते हैं और क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी क्या है, IMF की मुखिया हैं, ठीक है। उनके बाद कौन बनी है, गीता गोपीनाथ बन गई हैं डिप्टी मैनेजर, कहाँ पर, IMF में। याद रखेंगे IMF में किस देश की मुद्रा को शामिल किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो चीन की मुद्रा है हाल ही में शामिल किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। क्या है चीन की मुद्रा, युवान है, इसको क्या बोलेंगे, रेन मिनबी भी बोलते हैं, रेन मिनबी। तो याद रखिएगा आप लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे संविधान के प्रश्नों का निचोड़। यहाँ पर ये हम नया पार्ट शुरू कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना भी जीके है, ओके, जीके है, स्टैटिक्स से, इसमें हम मेन फोकस करेंगे आपके करंट से, और जो मिसलेनियस पोर्शन होता है वो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ओके, साइंस। तो यहाँ पर हम वो देने की कोशिश करें। तो ये पहला पार्ट है, जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा उसके बाद हम उतने ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि हम ऐसा पार्ट आपके लिए यहाँ ऐड करें या नहीं। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा USA का। क्या होगा, USA का। USA कब आजाद हुआ था, 1776 में USA स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर गृह युद्ध चला, फिर 1789 में क्या हुआ, USA ने अपना संविधान लिखा। तो विश्व का पहला संविधान, और ये सबसे छोटा है जिसमें केवल 7 आर्टिकल है। क्यों है इतना छोटा संविधान USA का, क्योंकि भाई यहाँ पर हर राज्य में, कितने राज्य हैं, 50 राज्य अमेरिका में, इन 50 राज्यों का अपना अपना अलग अलग संविधान है। इसलिए सेंट्रली बात की जाए तो USA का संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। क्लियर। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है, तो याद रखिएगा अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, हमारा है, भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों, क्योंकि इसमें मूल रूप से अगर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, और वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 460 प्लस क्या हैं, आर्टिकल हैं, और 22 प्लस 22 के अंदर ही भाग ऐड कर दिए गए हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे बड़ा संविधान किसका हुआ, हमारे देश का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे बोला जाता है, पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि भारत में संवैधानिक विकास या भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत हमारे संविधान की नींव जो पड़ी संविधान बनाने में या कानून निर्माण में, तो अंग्रेजों द्वारा जो लाया गया पहला कानून था कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था पहली बार। ओके, याद रखेंगे। अब इसमें प्रथम गवर्नर जनरल को डिसाइड किया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था अब उसे संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इस एक्ट की महत्वपूर्ण बात थी। जो बंगाल का गवर्नर था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो ब्रिटिश क्षेत्र थे इंडिया के, अंग्रेजों के भारत में, उनके लिए कौन बन गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहला गवर्नर जनरल कौन बना भारत का, वॉरेन हेस्टिंग बना। 1774 फोर्ट विलियम। 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। शीर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत। कब बना, 1774 में बना। क्या नाम था, फोर्ट विलियम। क्या था नाम, फोर्ट विलियम। कहाँ बना, कलकत्ता में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के एक्ट में जो कमियां थी उसे पूरा करने के लिए 1784 में क्या लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, और ये पिट्स क्यों कहा जाता है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अवधारणा आ गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर आया गया था। ठीक है, इसके ऊपर कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण रखता था। 1813 का एक्ट सिर्फ एक सेंस में हमें याद रखना है कि इसमें पहली बार भारतीयों के लिए एजुकेशन के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपए। 1813 में बजट एजुकेशन के लिए पूछा जाए, एजुकेशन के लिए अंग्रेजों द्वारा पहला प्रयास किस आर्टिकल के तहत, किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो चार्टर्ड एक्ट 1813।
ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे भारत का बना दिया गया। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। अब आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ये क्या बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर, याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 का चार्टर्ड एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें प्रावधान किया गया था, मैं आपको सिर्फ मेन प्रावधान बता रही हूँ जिससे आप याद रख सकें, क्वेश्चन बनते हैं वही। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में बात कर दी गई थी कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही जो ब्रिटिश कंपनी है इसमें पदों में भर्ती की जाएगी। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। आर्टिकल याद रखिए 1853 का चार्टर्ड एक्ट, आर्टिकल नहीं एक्ट। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे भाई? 289। कितने थे? 289। ओके, और 284 ने फाइनली क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे संविधान पर। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी? इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए माउंटबेटन योजना को ही 3 जून प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जून प्लान या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को इसे लाया गया था। ओके, याद रखिएगा डेट, 3 जून 1947 को। इसके तहत देश के विभाजन तथा प्रस्तावित पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई थी। देश का विभाजन और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की घोषणा किसमें हुई थी? माउंटबेटन योजना में हुई थी। याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई थी? संविधान सभा की मांग कब की गई थी? प्रारूप कब तैयार किया गया था पहली बार? 1935 में। 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1935 में। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस मांग को स्वीकार कर लिया था। किसको? कि भाई भारत का संविधान सभा बननी चाहिए। इसको स्वीकार कर लिया था किसमें? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसमें क्या था? इसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? नवंबर 1946 में। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। नवंबर 1946 में इसके तहत किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रांतों में 10 लाख की आबादी पर, प्रांतों से कितने? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसकी पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या करा? संविधान की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद संविधान की दूसरी बैठक हुई। कब? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बाद में यही जाकर हमारे राष्ट्रपति बनते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर एमपीपीएससी में एक नया क्वेश्चन जोड़ा गया था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो याद रखिएगा हरेंद्र कौर मुखर्जी। हरेंद्र कौर मुखर्जी या HC मुखर्जी, याद रखिएगा हरेंद्र कौर मुखर्जी या HC मुखर्जी। ठीक है, याद रखिएगा नाम आता है इनका HC मुखर्जी। कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर है SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। क्लियर। विधि सलाहकार। विधि सलाहकार कौन थे संविधान सभा में? तो याद रखिएगा बच्चे लगाते भीमराव अंबेडकर, जबकि गलत है। विधि सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव थे संविधान सभा के विधि सलाहकार, जिसे संविधान सभा ने नियुक्त किया था विधि सलाहकार के रूप में। किने? BN राव को। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी जानते हैं। प्रारूप समिति का गठन याद रखिए, क्वेश्चन में डेट, एग्जाम में डेट
डेट भी पूछी जा चुकी है, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त जिस दिन हम खेल दिवस मनाते हैं उसी दिन बनी थी हमारी प्रारूप समिति। ओके, तो 29 अगस्त 1947 को क्या बनी आपकी, तो ये बनी प्रारूप समिति। अध्यक्ष बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर कौन थे, संविधान सभा के संविधान के जनक हैं। हमारे देश के संविधान के जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। 26 नवंबर 1949 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, क्यों, क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने भारत की जनता ने क्या करा था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। ओके, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के जो 284 मेंबर थे, इन्होंने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 से संविधान संपूर्ण देश में लागू हो गया और भारत बन गया एक गणतंत्र। मूल रूप से भाग और अनुसूचियां और अनुच्छेद, देखो मूल रूप से भाग कितने थे संविधान में, 22, अनुसूचियां कितनी थी, 8, और अनुच्छेद कितने थे, 395। अब समय समय पर संविधान में क्या हुए, संशोधन हुए, भाग के अंदर भाग जोड़े गए, अनुच्छेदों के अंदर अनुच्छेद जोड़े गए। तो वर्तमान में कई पुस्तकों में 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ओके, और भाग कितने हैं, 22 ही हैं। इन्हीं 22 भागों में कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं, लेकिन 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया आपका, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो ध्वज है आपका, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका संविधान का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए क्या हम ऐसे और भी सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएँ जिससे आपकी तैयारी में एक कंप्लीटनेस आ सके। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ ही आपको डेली क्विज भी मिलता है जिससे आपकी तैयारी होती है मजबूत। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।